यूपी के बहराइच वाले राम गोपाल मिश्रा का क्या होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। चंदन गुप्ता, यही नाम था उस नौजवान का। कासगंज का रहने वाला था। साल था 2018 का। यूपी में योगी की सरकार थी और 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा में हिंसा भड़की और चंदन मारा गया। बीकॉम का स्टूडेंट दंगे की भेंट चढ़ गया। उसके दोस्त बताते हैं कि बहुत मिलनसार था, सामाजिक कार्यों के लिए बहुत उत्साहित रहता था। ब्लड डोनेशन हो या फिर लोगों की मदद करनी हो, हमेशा आगे रहता था। लेकिन यात्रा में भड़की हिंसा में मारा गया। परिवार ने जवान बेटा खो दिया, लेकिन चंदन की मौत हुई कैसे, ये जानना बड़ा जरूरी है। दरअसल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा एबीवीपी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। तिरंगा यात्रा जब बिलमार गेट के पास मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची तो तिरंगा यात्रा निकाल रही भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला गर्मा गया और दो गुटों में हिंसा शुरू हो गई। हालात दंगे के बन गए। पत्थरबाजी हुई और गोलियां भी चली। इसी बीच एक गोली चंदन को आ लगी। चंदन की मौत के बाद हिंसा और भड़की। उग्र उपद्रवियों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। लूटपाट हुई और घरों दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कासगंज सुर्खियों में छा गया। पुलिस को हिंसा कंट्रोल करने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। 27 जनवरी को हिंसा और भड़क उठी। खूब आगजनी हुई। फिर पहुंचे नेता लोग, चंदन के परिवार से मिले। उसके लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। बड़ी बड़ी बातें की गई। चंदन की मौत के बाद उसके परिवार को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कासगंज के एक चौराहे का नाम चंदन के नाम पर रखने की बात हुई। तत्कालीन प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने सरकार की ओर से चंदन के माता पिता की मांग को पूरा करने का वादा किया। सांसद राजवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मोबाइल फोन पर बात कराई। चंदन की मां ने अपने बेटे के लिए शहीद का दर्जा मांगा। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब आ जाइए 2022 में। घटना के 5 साल बाद दैनिक भास्कर से बातचीत में चंदन गुप्ता की मां ने कहा कि वो तो योगी जी और बीजेपी का भक्त था। 2017 में योगी जब सीएम बने तो चंदन गुप्ता ने संतों का भंडारा किया था। 26 जनवरी 2018 को चंदन गुप्ता अपने घर में खीर बनाने के लिए दूध लेकर आया था। खीर तो बनी, लेकिन वो खाने के लिए नहीं लौटा। ये कहानी सुनाते हुए चंदन की मां रोने लगती हैं। फिर कहती हैं कि चंदन के नाम पर चौक बनाने का वादा किया गया था, लेकिन मूर्ति 5 साल से लगी है और ढकी हुई है। किसी नेता को फुर्सत नहीं कि उद्घाटन कर दे। उसकी मौत की बरसी पर प्रशासन दिया तक जलाने नहीं देता है। चंदन के मरने के बाद उसकी बहन को नौकरी दी गई, लेकिन 6 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया गया। अब किसी को याद नहीं कि चंदन कौन था, किसके लिए मर गया, किसका भक्त था, किसके मुख्यमंत्री बनने पर वो भंडारा किया करता था। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चंदन गुप्ता मोदी योगी का कट्टर समर्थक था। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में विश्व हिंदू परिषद एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लगाकर निकले। इसी भीड़ में चंदन गुप्ता भी था। प्रशासन ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन हिंदुत्व के नए नए ये ठेकेदार माने नहीं। यात्रा छोटी छोटी गलियों वाली कासगंज कोतवाली में घुस गई। यात्रा मुस्लिम आबादी वाले बड्डू नगर की एक गली से गुजरने की जिद पर अड़ गई। वहां स्थानीय लोग पहले से गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम कर रहे थे। नारेबाजी शुरू हुई। माहौल बिगड़ा और गोली चली। गोली सीधे चंदन को लगी। चंदन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच नहीं पाया। चंदन की मौत से कासगंज में दंगा भड़क गया। चंदन की मां के मुताबिक जब वे अपने बेटे के लिए न्याय मांगने की खातिर योगी के जनता दरबार में गईं तो उन्हें अफसरों ने बेइज्जत किया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया। परिवार को 50 लाख की मदद का वादा किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स में सिर्फ 20 लाख की मदद की बात दिखाई गई है। सरकार चंदन के परिवार से किया वादा निभा नहीं सकी। अगर ये कहा जाए कि सरकार ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठनों ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो गलत नहीं होगा। अब समझने वाली बात यह है कि हमने आपको ये कहानी क्यों सुनाई। तो हमारा सवाल है कि क्या आपको ये कहानी सुनकर गुस्सा आया? अगर आया तो किस बात पर आया? क्या चंदन और उसके साथियों ने जो किया वो सही था? क्या प्रशासन की मंजूरी के बिना यात्रा निकालना उचित था? क्या मुस्लिम इलाकों में जाकर भड़काऊ नारेबाजी करना सही था? अगर आपने अपना जवाब तय कर लिया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही घंटी बजा दीजिएगा टन से। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, वीडियो को पूरा देखिएगा। साल 2017 में यूपी में
में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और ये बदलाव सिर्फ यूपी में ही नहीं दिख रहा है, ये बदलाव झारखंड में दिख रहा है, बंगाल में दिख रहा है, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तराखंड में, हर जगह दिख रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है नफरत। चाहे होली हो या दशहरा, नवरात्र हो या रामनवमी, अब यात्राएं निकलने लगी हैं, बाइक पर, चार पहिया पर, डीजे के साथ, भड़काऊ गानों के साथ, गालियों के साथ। 2022 के चुनाव में यूपी के 22 करोड़ लोगों ने देखा कि किस तरह राम के नाम पर पूरे प्रदेश में भड़काऊ माहौल बनाया गया। और यही चीज हम बहराइच में देख रहे हैं। बहराइच में जो दंगा हुआ है वो कासगंज का हूबहू कॉपी पेस्ट है, बस मौके का अंतर है, समय का अंतराल है, त्योहार का अंतर है। दिल्ली और लखनऊ में मोदी और योगी के पीएम सीएम बनने का असर हिंदुत्ववादी संगठनों पर देखने को भरपूर मिल रहा है पिछले कई साल से। हर व्यक्ति अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट साबित करना चाहता है। सब स्वघोषित हिंदू ठेकेदार बने बैठे हैं, इसलिए जुलूस निकाले जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही हैं और इन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों से प्रशासन की मंजूरी या बिना मंजूरी के निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मस्जिद के सामने भड़काऊ गाने बजाकर भीड़ नाचती हुई दिखती है। ये गाने सीधे तौर पर एक समुदाय को टारगेट करके लिखे गए होते हैं, गाए गए होते हैं, चाहे वो भोजपुरी में हो या हिंदी में हो या किसी अन्य भाषा में। इन गानों का टोन नफरती होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आप किसी समुदाय के घरों और मस्जिदों के सामने जाकर उसे भड़काएंगे तो हर कोई अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा और यही हमने देखा है। पुलिस और प्रशासन कहता है कि जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद माहौल बदला। तो सवाल यह है कि अगर मस्जिद के सामने ही नाचना है तो मंदिर क्यों बनाया गया है? अगर मुस्लिम मोहल्लों से ही यात्रा निकालनी है तो फिर हिंदू बस्तियों में कौन जाएगा? लेकिन मुसलमानों से नफरत और हिंसा फैलाने की साजिश यात्राओं का रूट बदल देती है और यहीं से तैयार होती है हिंसा की जमीन। 7 साल पहले जो कासगंज में चंदन गुप्ता के साथ हुआ, वही बहराइच में गोपाल मिश्रा के साथ हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल गोपाल मिश्रा का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो एक घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा उतार रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो सच है तो गोपाल मिश्रा को किसने छत पर चढ़ने को बोला था? क्या गोपाल मिश्रा ने जो किया वो सही है? अगर जुलूस पर पत्थरबाजी भी हुई थी तो प्रशासन कहां था? सवाल तो योगी आदित्यनाथ से है। आखिर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए हर इलाके में पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? ये किसकी लापरवाही है? ये किसकी जिम्मेदारी है? और गोपाल मिश्रा की मौत के लिए तो जिम्मेदार वो भीड़ है, उसके साथी हैं जिन्होंने उसे हरा झंडा उतारने के लिए कथित तौर पर छत पर चढ़ाया। प्रशासन की लापरवाही और गोपाल मिश्रा की नफरत उसकी जान के दुश्मन बन गई। गोपाल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा, इसमें रत्ती भर संकोच नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार की मानसिकता ही अब्दुल को टाइट करने की रही है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में कहा है कि बहराइच की घटना दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय से जुलूस निकाला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर आखिर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई है। अखिलेश यादव के ये शब्द हैं जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बहराइच में जो कुछ हुआ वो यूपी सरकार की असफलता है। लेकिन आप थोड़ा ठहर कर देखेंगे तो पाएंगे कि योगी समेत बीजेपी के तमाम नेता नफरत ही फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी एक जमाने में CNN IBN में पत्रकार थे और 2017 से पहले बीजेपी के हो गए। कह सकते हैं कि पत्रकार के वेश में स्लीपर सेल भी थे। तो इन्हीं त्रिपाठी महोदय ने 14 अक्टूबर को एक ट्वीट किया और बहराइच के उन स्ट्रिंगरों के नाम सार्वजनिक कर दिए जो बहराइच से दिल्ली खबरें भेज रहे थे। ये पत्रकार देश के बड़े से बड़े चैनल में काम करते हैं, लेकिन नफरत के अंधे सलभ मणि त्रिपाठी को समझ नहीं आया कि वे जिस पैसे के दम पर यहां तक पहुंचे हैं उसे बदनाम तो न करें। बीजेपी नेता ने जब से यह लिस्ट जारी की तो कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि यह लिस्ट फेक है और माहौल बनाने के लिए सलभ मणि ने फर्जी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में ज्यादातर मुस्लिम पत्रकारों के नाम थे और उसके जरिए सलभ मणि ने कहा कि ये लोग दंगाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की नफरत कहां तक पहुंच गई है? यूपी के सीएम रैली में खुलकर लोगों को हड़काते हैं, कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी की भाषा भी यही हो चुकी है। एक व्यक्ति यूपी में बोलता है तो दूसरा महाराष्ट्र में बोलता है, फिर चुनाव आता है तो घूम फिरकर यही बोला जाता है, बटेंगे तो कटेंगे, यानी बांटने काटने ही आए हैं। 2022 का यूपी चुनाव याद करिए, इसे 80-20 का चुनाव किसने बताया था, यानी बांटो और राज करो। गोपाल मिश्रा को क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, मिलेगा भी कि नहीं कोई नहीं जानता। 6 महीने पहले गोपाल की शादी हुई थी, उसकी पत्नी का जीवन कैसे कटेगा ये कौन सोचेगा?
गोपाल मिश्रा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव उसके मन में किसने बोया? ये सिर्फ बहराइच की बात नहीं है। इसी तरह की हिंसा झारखंड के गढ़वा में भी हुई। गढ़वा में मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ते के विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ का सूरजपुर भी हिंसा की आग में जल रहा है। यहाँ एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की निर्मम हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। भीड़ का आक्रोश इस कदर था कि लोगों ने आरोपी कुलदीप साहू के घर पर धावा बोल दिया और घर में आग लगा दी। भीड़ ने मौके पर मौजूद एसडीएम की भी पिटाई कर दी। ये बीजेपी का शासन है। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार हिंसा हो रही है। सिर्फ मणिपुर ही नहीं चल रहा, दूसरे राज्यों में भी नफरत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी को समझने वाले कहते हैं कि बहराइच की हिंसा मिल्कीपुर और कटहरी के उपचुनाव में वोट हासिल करने की कवायद है। लोकसभा चुनाव में भयंकर हार का सामना करने वाली बीजेपी उपचुनाव में अपनी झोली भर लेना चाहती है। अयोध्या में हार के बाद योगी किसी भी कीमत पर मिल्कीपुर हारना नहीं चाहते। योगी के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए योगी और केशव मौर्य की दोस्ती करवाने को भी तैयार है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यह साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत तुक्का नहीं थी। अयोध्या और अंबेडकर नगर बहराइच के पड़ोसी जिले हैं और उपचुनाव में हिंदुओं को बंटने से रोकने के लिए सत्ता के पास नफरती हिंसा ही एकमात्र औजार है। सोचिए, बीजेपी आजकल किस मुद्दे पर वोट मांग सकती है? क्या कोई मुद्दा बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी कहे कि हां, हमने ये सफलता से कर दिखाया है? बीजेपी और आरएसएस के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो रहे हैं वो एक था 370 और दूसरा राम मंदिर। दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। जहां मंदिर बना और जहां 370 में बदलाव किया गया, दोनों जगह बुरी तरह हार हुई है। बहराइच में दंगे के सियासी कनेक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना यह इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। लेकिन भाजपाइयों और हिंदुत्ववादी संगठनों की नफरत को देखना हो तो गौरी लंकेश के आरोपियों को देखिए। एक महिला पत्रकार की हत्या के आरोपी जब जमानत पर घर लौटे तो हिंदुत्व के ठेकेदारों ने उनका स्वागत किया। मतलब हिंदू राष्ट्र में लोकलाज का कोई मतलब नहीं रह गया है। यह हिंदुत्व के ठेकेदारों का चाल, चरित्र और चेहरा है। इससे पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों का भाजपाइयों ने स्वागत किया था। गौरी लंकेश के आरोपी बेंगलुरु की अग्रहारा जेल में बंद थे। जेल से जमानत पर बाहर आए तो उनको शॉल और फूलों से स्वागत किया गया। ये आरोपी परशुराम बाघमरे और मनोहर यादवे हैं, जिन्हें बेंगलुरु के सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद उन्हें 11 अक्टूबर को रिहा किया गया। दोनों ने कालका देवी मंदिर में पूजा की और शिवाजी की मूर्ति पर माला चढ़ाई। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश को बेंगलुरु में उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वे राजराजेश्वरी नगर में अपने घर लौटकर दरवाजा खोल रही थी। ठीक उसी वक्त हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाई। उनके सीने में 2 गोली और सिर पर 1 गोली लगी थी। गोली लगने से मौकाए वारदात पर ही गौरी लंकेश की मौत हो गई। गौरी की हत्या के बाद कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एसआईटी गठित की गई थी। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी महीनों तक अंधेरे में तीर चलाती रही। उसे आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। लाखों कॉल चेक की गई, हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। फरवरी 2018 में इस केस में पहला सुराग मिला। पुलिस ने नवीन कुमार उर्फ हाटी मंजा नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ। 7 दिन की पूछताछ के बाद उसने गौरी लंकेश के हत्यारों की मदद करने की बात कबूल की। एसआईटी 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद गौरी लंकेश के हत्यारे तक जा पहुंची। उसकी पहचान 25 वर्षीय परशुराम वाघमरे के रूप में हुई। वाघमरे उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले के सिंदगी का रहने वाला है, जहां वो एक दुकान चलाता था। जांच में एसआईटी को पता चला कि सातिर आरोपी परशुराम वाघमरे के संबंध कट्टरपंथी संगठन राम सेने और सनातन संस्था से थे। इसके बाद एसआईटी की टीम उसे बेंगलुरु सीआईडी ऑफिस में मौजूद अपने दफ्तर ले आई और वहां उससे लंबी पूछताछ की गई। सख्त पूछताछ के सामने परशुराम वाघमरे टूट गया। उसने पत्रकार गौरी लंकेश का मर्डर किया था क्योंकि वो हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रही थी। वाघमरे ने हत्या की साजिश में शामिल दूसरे लोगों के नाम का भी खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि सभी आरोपी केवल साक्षर भर थे। उन्हें दुनियादारी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उन्हें ब्रेन वॉश करके गौरी लंकेश की हत्या का काम सौंपा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए खासा प्लान तैयार किया गया था। वे उस रास्ते से गौरी लंकेश के घर पहुंचे थे जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं
था। हत्या के बाद आरोपी शहर छोड़कर फरार हो गए थे। सभी आरोपियों का प्रोफाइल काफी लो था। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग चुकी थी, लेकिन हत्याकांड की साजिश रचने वाला शातिर मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से बाहर था। जांच में पता चला कि कातिलों के तार महाराष्ट्र में दाभोलकर और पानसरे हत्याकांड से भी जुड़े हो सकते हैं। लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने बेंगलुरु आकर सबूत इकट्ठा किए। दूसरी ओर राम सेने के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने गौरी के हत्यारों का अपने संगठन से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया। मुतालिक का दावा था कि वाघमरे आरएसएस का कार्यकर्ता है, लेकिन आरएसएस ने भी इस तरह के आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इस बीच जांच अधिकारियों को इनपुट मिला कि पुणे का एक इंजीनियर अमोल काले और अमित दिग्वेकर ही गौरी लंकेश, कुलबर्गी, पानसरे और दाभोलकर की हत्याओं के मास्टरमाइंड हैं। इस मामले में एक के बाद एक करीब आधा दर्जन आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 10 जनवरी 2020 को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के एक और आरोपी ऋषिकेश देवडीकर को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने हिंदुत्व ब्रिगेड के 17 लोगों को आरोपी बनाया। 4 जुलाई 2022 से गौरी लंकेश मर्डर केस में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और हर महीने के दूसरे हफ्ते में इसकी सुनवाई को फिक्स किया गया था ताकि स्पीडी ट्रायल को पूरा किया जा सके। ये ट्रायल बेंगलुरु के प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में चल रहा है, जो कि संगठित अपराध की स्पेशल कोर्ट है। इसी बीच वाघमरे और इसके साथी को जमानत मिली तो हिंदुत्व के ठेकेदारों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। अब सवाल यह है कि इनका स्वागत कौन कर रहा है, जबकि आरएसएस से लेकर प्रमोद मुतालिक तक सभी ने इनके साथ संबंध होने से इनकार कर दिया था। यही वो खेल है जो आरएसएस सांस्कृतिक संगठन के नाम पर खेलता है। हिंदुत्व की आड़ में भगवा उड़कर हर खेल को अंजाम देने वाले खुद को गैर राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, लेकिन उनकी सोच एक्सपोज हो जाती है जब वे बिल्किस के दोषियों का स्वागत करते हैं, जब वे गौरी लंकेश के आरोपियों का स्वागत करते हैं। इन्हें पहचानिए वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी हाल ही में हम सबने देखा था वाराणसी में बीएचयू की वो छात्रा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुर्गों ने बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया और इसके बाद वो सब बीजेपी का प्रचार करते रहे। हाल ही में उनमें से 2 जमानत पर बाहर आए तो उनका भी फूल माला से मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। ये कैसा समाज बन गया है, कैसा देश बनता जा रहा है, सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।